हमारे इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बीएस सेकेंड ईयर लोक प्रशासन के प्रथम प्रश्न पत्र भारत में प्रशासनिक संस्थाएं में कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ हम एक एक प्रश्न लेंगे और उनके जो आदर्श उत्तर हो सकते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है समाजवादी समाज। समाजवादी समाज का क्या अर्थ है या परिभाषा है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे कि जिस सामाजिक व्यवस्था में संसाधनों यानी जो समाज के संसाधन है, रिसोर्सेज हैं जितने भी, उस पर राज्य का नियंत्रण यानी सरकार का नियंत्रण होता है और साथ ही साथ समाज में उनका समान वितरण सरकार करने का प्रयास करती है, यानी सभी लोगों को समाज वितरण हो सके, उन संसाधनों में समान हिस्सा प्राप्त हो सके, ऐसा सरकार प्रयास करती है ताकि किसी का भी शोषण न हो। तो उस समाज को हम कहते हैं समाजवादी समाज। यानी संसाधनों पर सबसे पहली शर्त है कि जो रिसोर्सेज है, जितने भी साधन हैं आय के, रोजगार के, उनके ऊपर नियंत्रण राज्य का होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए। उसके बाद सरकार ये सुनिश्चित करे कि उनका समाज के व्यक्तियों में समान वितरण हो, यानी अमीर गरीब जैसी समस्या वहाँ उत्पन्न न हो। दूसरा लीजिए लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर स्टेट। तो जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है उसको लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। यानी ऐसा राज्य जिसमें सरकार क्या करती है कि अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक हितों का संवर्धन और संरक्षण करती है। यानी अपने नागरिकों के जो हित है, इंटरेस्ट है, चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, उनका संवर्धन यानी उनको बढ़ाती है और जो उनके हित है उनकी रक्षा संरक्षण करती है। ऐसे समाजों में क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी? लोक कल्याणकारी राज्य में क्या दिखाई देगा? अवसर की समानता, यानी सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। संसाधनों का जो वितरण होगा वो सभी के पक्ष में समान होगा, यानी अमीर गरीब की खाई यथासंभव नहीं होगी। न्यूनतम, समाज के लोगों की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, चाहे पानी हो, बिजली हो, चिकित्सा हो, परिवहन हो, इनकी पूर्ति के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रहेगी। ये इसकी केंद्र बिंदु है। अब लोक कल्याणकारी राज्य की जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आई है, इसका एक आप उदाहरण दे सकते हैं कि जर्मनी के जो शासक थे बिस्मार्क, उन्होंने सबसे पहले इसको लागू किया। उन्होंने जर्मनी में स्वास्थ्य बीमा शुरू किया, वृद्धावस्था पेंशन शुरू किया, मजदूरों को क्षतिपूर्ति, मजदूर यदि काम करते हुए घायल हो जाए या मृत्यु हो जाए तो उनको क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था उन्होंने की। ये इसका पहला उदाहरण आपको दिखाई देगा। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं, बहुल कार्यपालिका। कार्यपालिका आप जानते हैं विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को व्यवहार में लागू करती है, वो कार्यपालिका है, जिसे हम आम बोलचाल में सरकार कहते हैं। तो सरकार जो है एकल होती है या बहुल, ये प्रश्न है। तो फिलहाल हम इसमें कंसंट्रेट करेंगे बहुल कार्यपालिका पर, यानी ऐसी कार्यपालिका जिसमें शासन की शक्तियाँ जो होती है वो एक से ज़्यादा लोगों के हाथ में रहती, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं। जैसे भारत और ब्रिटेन में मंत्री परिषद बहुल कार्यपालिका है, बहुत सारे मंत्री हमारे यहाँ कार्य करते हैं, शासन की शक्तियाँ मंत्रियों के हाथों में है। स्विट्ज़रलैंड में सबसे बढ़िया उदाहरण इसका स्विट्ज़रलैंड में है बुंदेसराट, एक प्रकार से वो भी वहाँ की मंत्री परिषद है। तो ये बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। अगला पॉइंट देखिए, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन। ये क्या चीज़ है? न्यायालय या न्यायपालिका द्वारा विधायिका यानी कि संसद और कार्यपालिका यानी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा करना, यानी संविधान की दृष्टि से विधायिका जो कानून बनाती है उनको देखना, सरकार जो निर्णय लेती है, नीतियाँ बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, उनको ये देखना कि संविधान के जो प्रावधान हैं उनका पालन किया जा रहा है या नहीं, ये देखना ही कहलाता है न्यायिक समीक्षा।
ये जो सिद्धांत है ये अमेरिका की देन है। ये प्रश्न खूब बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत कहाँ से उत्पन्न हुआ। अमेरिका से उत्पन्न हुआ। अमेरिका में जो है न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत काफ़ी सर्वोपरि और लोकप्रिय है। इसके 3 कारण हैं क्यों ये सिद्धांत आया प्रचलन में। उसके 3 कारण देखिए। सबसे पहला है संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना, यानी सबसे ऊपर देश का संविधान होता है और कोई भी न्यायपालिका माफ़ कीजिए विधायिका या कार्यपालिका कोई ऐसा कार्य न कर दे जो संविधान को नीचे रख दे, यानी संविधान को ताक में रखकर कोई ऐसा काम वो न कर दे, ये देखना। दूसरा है संघ और राज्यों, जैसे भारत की बात करें तो भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनके बीच में संतुलन या समानता बनाए रखना, यानी कहीं ऐसा ना हो जाए कि केंद्र कोई ऐसा निर्णय ले ले जिससे राज्यों के अधिकारों पर कुठाराघात हो जाए, ऐसा नहीं कर सकता। और तीसरा है नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना, यानी सरकार या संसद कोई ऐसा डिसीजन न ले ले जिसमें नागरिकों के मूल अधिकार खतरे में पड़ जाए। इसके बाद इसका थोड़ा हम इतिहास देख सकते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय ने इस शक्ति का कई बार प्रयोग किया है, जिनमें देखिए कुछ मामले हैं कैसे उच्चतम न्यायालय की ये पूछे जा सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किन किन मामलों में किया है। तो एक गोलकनाथ मामला प्रसिद्ध है। बैंकों का जब सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया, पहले बैंक जो निजी क्षेत्र में थे उनको जब सरकारी क्षेत्र में लेके आई, तब भी न्यायालय ने इस कार्य की समीक्षा की। केशवानंद भारती विवाद जो है आप जानते हैं बहुत फेमस विवाद है भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का। मिनर्वा मिल विवाद भी एक मुख्य जो है विवाद है। इन सारे ही विवादों में न्यायालय ने इस शक्ति का प्रयोग हमारे यहाँ किया है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है वो अमेरिका की तरह ज़्यादा विस्तृत नहीं है, बल्कि इसमें कुछ प्रतिबंध भी आरोपित है और वो संविधान में ही है। इसलिए कुछ ऐसे मैटर हैं जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। जैसे उदाहरण के रूप में मंत्री परिषद जो है राष्ट्रपति को या राज्यों की मंत्री परिषद अपने राज्यपाल को क्या परामर्श देती है उसके ऊपर चर्चा नहीं, समीक्षा उसकी नहीं की जा सकती। संसद की शक्तियां और विशेषाधिकार जो होते हैं उनकी समीक्षा नहीं की जा सकती। अंतर्राज्य जल विवाद जो होता है, राज्यों के बीच में जल के विवाद के निपटारे के लिए सरकार, केंद्र सरकार पहल करती है, उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग जो हमारा है वो निर्वाचन क्षेत्रों, विधानसभा और लोकसभा के क्षेत्रों का परिसीमन करता है, उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति और राज्यपालों के जो विशेष अधिकार होते हैं उनकी भी समीक्षा नहीं की जा सकती। तो कुछ एक प्रतिबंध है जिनकी समीक्षा नहीं की जा सकती। बाकी ओवरऑल संसद या विधानसभाओं की जो कानून निर्माण की शक्ति है, साथ ही साथ कार्यपालिका यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो काम करती है, निर्णय लेती है, उनकी समीक्षा की जा सकती है। आगे देखिए एक पॉइंट और है प्रतिबद्ध नौकरशाही। प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या होता है ये देख लेते हैं हम। यह तटस्थता की नकारात्मक अवधारणा के विरोध में उत्पन्न विचार है। नौकरशाही आप जानते हैं कि एक सेलेक्टेड बॉडी होती है, स्थायी संगठन होता है जो राजनीतिक जो कार्यपालिका है जो निर्णय करती है उनको धरातल पर जो है क्रियान्वित करती है। अब नौकरशाही कैसी हो, एक तटस्थ नौकरशाही की अवधारणा ब्रिटेन में काफ़ी फेमस रही है। तटस्थ नौकरशाही का मतलब है कि वो जो है बिल्कुल भी जो सरकार की जो गतिविधियां हैं उनके तरफ से बिल्कुल तटस्थ रहे और अपने काम का जो है पूरी तटस्थता के साथ पालन करे। तो इसके विरोध में प्रतिबद्ध नौकरशाही, कमिटेड नौकरशाही की धारणा उत्पन्न हुई। इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है सैद्धांतिक अर्थ और एक होता है व्यावहारिक अर्थ। सैद्धांतिक अर्थ का अर्थ है कि लोक सेवक जो हैं, नौकरशाह जो हैं, वो संविधान, कानून, राष्ट्रीय हित के लक्ष्यों के प्रति वचनबद्ध होने चाहिए।
प्रतिबद्ध या वचनबद्ध किसके प्रति होनी चाहिए? संविधान, कानून और देश के हित के प्रति वचनबद्ध होनी चाहिए कि भाई हमें तो इनकी पूर्ति करनी है। दूसरा एक व्यावहारिक अर्थ भी है, प्रैक्टिकल में ये कहा जाता है कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, नौकरशाही को क्या करना चाहिए कि जो सत्तारूढ़ सरकार है यानी वर्तमान जो सरकार है उसकी जो भी नीतियाँ, कार्यक्रम, योजनाएं बनती है उसके प्रति उसको वचनबद्ध होना चाहिए। तो तटस्थ नौकरशाही तो इन चीज़ों से दूर रहने का प्रयास करती है, यानी वो राजनीति और नौकरशाही के बीच में एक दीवार खींच देती है तटस्थ नौकरशाही। लेकिन प्रतिबद्ध नौकरशाही जो होती है वो एक झुकाव उत्पन्न करती है कि आप कमिट हो। अब सैद्धांतिक रूप से तो कहती है कि संविधान, कानून के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए आपको, लेकिन व्यावहारिक अर्थ में यह कहा जाता है कि चाहे जिस दल की सरकार हो वो जो नीतियाँ, कार्यक्रम बनाती है उसका नौकरशाही पूरी प्रतिबद्धता के साथ पालन करे। चलिए अगला पॉइंट ले लेते हैं, राजनीतिक दल क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी आप नाम खूब सुनते हैं, ये राजनीतिक दल, वो राजनीतिक दल। उसकी परिभाषा क्या होगी कि ये नागरिकों का एक संगठित, व्यवस्थित और औपचारिक संगठन है। नागरिक इसमें हिस्सेदार होते हैं जिसकी एक निश्चित विचारधारा होती है। आप जानते हैं हर एक राजनीतिक दल की एक निश्चित विचारधारा है, उसके उद्देश्य होते हैं, उसके सिद्धांत होते हैं और उनकी नीतियाँ होती है। इन उद्देश्यों, सिद्धांतों, नीतियों की पूर्ति के लिए वो क्या करता है राजनीतिक दल? वो सत्ता में भागीदारी का प्रयास करता है। किसके माध्यम से? चुनाव के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से वो चाहता है कि सत्ता में मुझे भागीदारी मिले। या फिर वो सरकार के ऊपर, जो सरकार चल रही है उसके ऊपर क्या करना चाहता है? नियंत्रण करने का प्रयास करता है। और कैसा प्रयास करता है? निरंतर, लगातार प्रयास करता रहता है। और साथ ही साथ प्रयास एक व्यक्ति नहीं करता है राजनीतिक दल में, बल्कि सभी राजनीतिक दल, एक राजनीतिक दल के जो सभी सदस्य हैं वो सामूहिक प्रयास करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, नीति आयोग एक फेमस संस्था है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई, आप जानते हैं। और इसके जो है नीति आयोग के एक मिनट, हाँ, नीति आयोग की जो है स्थापना किस प्रकार से हुई? 1 जनवरी 15 को इसकी स्थापना हुई। और कैसे हुई? मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव या निर्णय के द्वारा इसकी स्थापना हुई। किसके स्थान पर हुई? योजना आयोग के स्थान पर। पहले जो योजना आयोग था उसके स्थान पर इसको स्थापित किया गया। इसका पूरा नाम NITI जो है लिखा हुआ, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय यानी नेशनल इंडियन ट्रांसफॉर्मिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान NITI, जो सरकार के, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखें आप, थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। यानी सरकार का एक थिंक टैंक, सरकार के को सोचने समझने में ये मदद करने वाली, सेवाएं देने वाली संस्थान है। ये क्या करती है कि जो नीतिगत और निर्देशात्मक मामले बनाती है सरकार, यानी जो पॉलिसी बनाती है, जो डायरेक्शंस बनाती है सरकार, डायरेक्शन देती है उन मामलों में, ताकि क्या आ जाए? गतिशीलता आ जाए। तो सरकार को नीतियां बनाने में एक प्रकार से सुझाव देने वाली संस्था ये है। केंद्र और राज्यों को नीति निर्माण में प्रासंगिक तकनीकी परामर्श उपलब्ध ये करवाता है। टेक्निकल जो एडवाइस है, जो उस नीति से संबंधित है, वो ये देता है संस्थान, यानी नीति निर्माण से संबंधित ये संस्थान है। तो इसको आप याद रखें, थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करता है हमेशा, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नीति निर्माण में ये परामर्श उपलब्ध कराता है। अगला देखिए, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? संविधान के अनुच्छेद 315 से 323, ये याद रखें, 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। यह है संघ की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है। एक कार्य आपसे पूछे कि संघ लोक सेवा आयोग का एक कार्य बताइए,
तो संघ की जो सेवाएं हैं, संघ यानी केंद्र सरकार की जो सेवाएं हैं उनमें नियुक्तियों के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए ये रिक्रूटमेंट भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है। आयोग में वर्तमान में 1 अध्यक्ष है और 10 सदस्य हैं और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये भी आप याद रखें। अगला पॉइंट देखिए, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग जो है 2002 में, ताज़ा परिसीमन आयोग 2002 में बना। परिसीमन आयोग जो है 2002 में बना और इसका अध्यक्ष उस समय था न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। 2008 में इसकी सिफारिशें लागू की गई और 2008 और 2009 के जो चुनाव हुए वहाँ से इसकी सिफारिशें स्टार्ट हो गई। 2026 तक इसकी सिफारिशें लागू रहेगी। अब सिफारिशें क्या हैं? लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन। परिसीमन आयोग का कार्य यही है कि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होगा एक लोकसभा क्षेत्र, क्या नया लोकसभा क्षेत्र बनेगा, क्या पुराना लोकसभा क्षेत्र को समाप्त करके उसके स्थान पर नया बनाए, जो भी डिसीजन करने हैं लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र बनाने के संबंध में, उसको समाप्त करने के संबंध में ये जो है करता है। और इसका उद्देश्य ये है कि जनता को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। ये एक वीवीपैट जो है ईवीएम के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है हमारी है, जिससे आप लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाते हैं, उनके साथ ये एक नई जो है चीज़ जोड़ी गई है वीवीपैट। इसकी फुल फॉर्म देखिए, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट। इसको भी जोड़ा जाता है। ये क्या सुनिश्चित करती है? ये सुनिश्चित करती है कि आपने जो है बैलेट यूनिट का एक बटन दबाया, एक विशेष राजनीतिक दल या विशेष प्रत्याशी के पक्ष में आपने बटन दबाया, तो अब आप वीवीपैट में एक पर्ची आएगी और वो पर्ची 7 सेकंड तक उसकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। वो पर्ची आप उस पर्ची में देख सकते हैं कि आपने जिसको वोट दिया है बैलेट यूनिट का बटन दबाकर, वो वोट उसी व्यक्ति को मिला है या नहीं, तो वो उसमें शो हो जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई जिसको आपने वोट दिया वोट उसी को गया है। पहले नहीं होती थी वीवीपैट, शुरुआत में नहीं थी, लेकिन अब वीवीपैट को भी जोड़ दिया है। तो इससे जो है एक प्रकार का ये चुनाव सुधार हमारे देश में हुआ है। अगला देखिए, लोकतांत्रिक प्रशासन, यानी प्रशासन कैसा हो? लोकतांत्रिक। अब लोकतंत्र को तो आप जानते ही हैं, लोकतंत्र की क्या परिभाषा होती है? लोकतंत्र होता है कि जिसमें निर्णय लेने में, कार्यान्वयन में सामूहिकता आ जाए, वो लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी आ जाए, अधिकांश या सब लोगों को निर्णयन में और क्रियान्वयन में भागीदार बनाना ही लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र और प्रशासन का सम्मिलित रूप है। प्रशासन आप जानते हैं, प्रशासन का क्या कार्य है कि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए सामूहिक प्रयास और प्रबंध प्रशासन कहलाता है। तो दोनों चीज़ आ जाए तो इसमें क्या सर्वोपरि होता है? जनता का हित, यानी लोकतंत्र एवं प्रशासन का सम्मिलित रूप जिसमें जनहित सर्वोपरि होता है और सामूहिक निर्णय। ये जो मैंने कहा कि निर्णय किस प्रकार से लिए जाएंगे? सामूहिक, यानी निर्णयों में प्रशासन के कुछ अधिकारी निर्णय नहीं लेंगे, बल्कि जनता को भी निर्णयन में भागीदार बनाएंगे। इसके अलावा वो क्या करेंगे? प्रशासनिक अधिकारी जनसंपर्क करेंगे, यानी जनता से बार बार जो है विभिन्न मामलों को उनसे अवगत कराएंगे, उनसे परामर्श लेंगे। जनता के प्रति वो हमेशा उत्तरदायी रहेंगे और प्रशासन के जो क्रियाकलाप है उसके ऊपर नियंत्रण किसका रहेगा? जनता का। और संवेदनशीलता को इसमें महत्व दिया जाएगा, यानी प्रशासन जनता के प्रति हमेशा संवेदना दिखाएगा, सेंसिटिव होगा, रिस्पॉन्सिव होगा, यानी जनता के हितों की अवहेलना प्रशासन कभी नहीं कर पाएगा। तो यह है लोकतांत्रिक प्रशासन। प्रशासन तो देशों में है पर वो लोकतांत्रिक अभी तक नहीं हो पा रहा है, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायत राज एक जो है प्रयास है प्रशासन को लोकतांत्रिक बनाने का। आगे बढ़ते हैं हम, अगला पॉइंट ले लेते हैं,
हस्तक्षेपवादी राज्य। लीजिए, ये फ्रांस से कंसेप्ट चालू हुई है हस्तक्षेपवादी राज्य की, यानी हस्तक्षेप नहीं करने वाला राज्य। अब कैसे नहीं करेगा ये हम देखते हैं कि फ्रांस में व्यापारियों को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए विकास राज्य द्वारा, इसका जो विकास हुआ वो किस प्रकार से हुआ कि फ्रांस में नागरिकों को स्वतंत्रता दी जाए। किससे संबंधित स्वतंत्रता? कि आप जो चाहे व्यापार कर सकते हैं। राज्य द्वारा नागरिकों व समाज के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। इसका अर्थ है कि राज्य यानी सरकार नागरिकों के जो इकोनॉमिक मामले हैं, समाज के जो आर्थिक मामले हैं, वो क्या व्यापार कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करके उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। यही हस्तक्षेपवादी, यानी व्यापार में जो है किसी आर्थिक मामलों में, व्यापार में, उद्योग में जो है किसी प्रकार वाणिज्य में सरकार किसी प्रकार का इंटरफेयर न करे। कॉलबर्ट, कुछ समर्थक विद्वान थे इसके, देखिए फ्रांस के ही हैं ये ज़्यादातर। कॉलबर्ट, विंसेंट डी गार्ने वह व्यक्ति है जिसने नौकरशाही शब्द दिया था। एडम स्मिथ, ये अर्थशास्त्री थे ब्रिटेन के। जेएस मिल, ऑर्सबर्न और गेबलर ने जो है नवीन लोक प्रबंध NPM में योगदान दिया है। उनकी एक पुस्तक भी है, रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने इस क्षेत्र में योगदान दिया। अगला देखते हैं, विधायिका का अर्थ व कार्य। विधायिका आप समझते हैं बिल्कुल, सरकार के 3 अंग होते हैं, ध्यान रखें। न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्था। न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका को ही हम विधायिका भी कहते हैं। विधायिका विधायन का काम करती है, सिंपल याद रखें। विधायन का मतलब क्या हुआ? कानून निर्माण। तो विधायिका वह है शासन का अंग जो कानून निर्माण करती है। तो सरकार का वह अंग जो देश के लिए व्यवस्थापन का काम करती है। व्यवस्थापन बोले तो कानून का निर्माण करती है। कोई पहले से जो कानून चल रहा है उसमें क्या कर लेती है? संशोधन कर लेती है, या किसी पहले से चल रहे कानून का निरसन यानी उसको निरस्त जो है उसको समाप्त कर देती है। ये कौन होती है? कि देश के नागरिक चुनावों में इनको चुनते हैं, और जो प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे हमारी संसद, तो जो हमारी संसद है वो हमारी क्या है? विधायिका। चलिए, इसका कार्य क्या क्या है देख लेते हैं। कार्य, विधायी कार्य करती है यानी कानून निर्माण का काम करती है। बजट संबंधी कार्य करती है, बजट को अनुमोदन करती है, आप जानते हैं। संविधान में ये संशोधन करती है। निर्वाचन संबंधी भी कार्य करती है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव संसद और लोकसभा और विधानसभा हमारे यहाँ करती है। किसी व्यक्ति को पद से हटाना, जैसे उदाहरण के रूप में न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उनको पद से हटाती है। राष्ट्रपति के विलाद जो महाभियोग जो चलते हैं वो सब संसद में ही चलते हैं, आप जानते हैं। कार्यपालिका यानी जो हमारी मंत्री परिषद है उसके ऊपर नियंत्रण रखती है। विभिन्न प्रकार की जो नियुक्तियां होती है उनका भी संसद में अनुमोदन होता है, खासतौर से अमेरिका में यह प्रणाली है। विभिन्न प्रकार की समितियां और आयोग भी नियुक्त करती है। न्यायिक कार्य भी करती है, और जनमत का आईना भी है कि जनता क्या चाहती है वो आप इसमें देख सकते हैं कि जनता के मुद्दों को ये उठाती है। चलिए, अगला पॉइंट ले लेते हैं, नौकरशाही। नौकरशाही का अर्थ आपको समझना है तो समझे। इसमें विंसेंट डी गार्ने जो है 1746 में इस शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया था। ये फ्रांस के एक अर्थशास्त्री थे। यही हस्तक्षेपवादी राज्य के भी समर्थक थे, हम ऊपर देख चुके हैं। इसके बाद एक महान विद्वान हुए जर्मनी के मैक्स वेबर ने जो है इस नौकरशाही का सबसे पहला व्यवस्थित अध्ययन किया और नौकरशाही मॉडल इन्होंने दिया, आदर्श नौकरशाही मॉडल। FM मार्क्स, इन्होंने नौकरशाही के 4 प्रकार बताए हैं और नौकरशाही को एक बड़ी सरकार कहा है, यानी जो सरकार आप देखते हैं उससे भी ये एक बड़ी सरकार है। अब इसका जरा
हम देखते हैं इसको अंग्रेज़ी में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो ब्यूरो और क्रेसी दो शब्दों का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। ब्यूरो का अर्थ होता है डेस्क या ऑफिस। ब्यूरो का अर्थ होता है डेस्क, जिस पे बैठ के कर्मचारी काम करते हैं वो डेस्क या पूरा ऑफिस। क्रेसी का अर्थ होता है शासन या सरकार। तो इसका मतलब है ये किसकी सरकार है? कार्यालय में जो व्यक्ति काम करते हैं कर्मचारी, उनकी शासन या सरकार है। अब इसका सही अर्थ देखें अपन, ये शाब्दिक अर्थ हुआ। विस्तृत अर्थ देखें तो क्या अर्थ आएगा कि चयनित, निर्वाचित नहीं, निर्वाचित जो आपके सांसद विधायक होते हैं वो नहीं, जिनका चुनाव होता है वो नहीं, बल्कि ये लोक सेवा आयोगों से और भर्ती एजेंसियों से चयनित कर्मचारी होते हैं। उनका ये एक स्थायी संगठन होता है। एक स्थायी संगठन होता है जिसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है? जिसमें कार्य विभाजन पाया जाता है, यानी सभी व्यक्तियों का कार्य बटा होता है। पद सोपान होता है, यानी इस प्रकार ऊपर से नीचे तक अधिकारी अधीनस्थ संबंध होता है। ये तटस्थ होती है, यानी राजनीतिक पचड़ों में यह नहीं पड़ती। नियम प्रक्रिया का पूरी कठोरता के साथ पालन करती है। औपचारिकता इसमें ज़्यादा होती है, हर चीज़ के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, कार्यवाही जो है नियमों के अनुसार की जाती है। अस्वामित्व होता है, यानी जो कर्मचारी काम करते हैं उनको जो उपलब्ध कराए गए संसाधन है उनके ऊपर उनका स्वामित्व नहीं होता है। निर्वैयक्तिक होती है यह, यानी इम्पर्सनल होती है, व्यक्तिगत मामलों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। यानी पद से पद पर शासन, इस प्रकार से ये चलती है। अनामता होती है, नौकरशाही जो भी काम करती है वो पर्दे के पीछे से करती है। इनको निश्चित पारिश्रमिक प्राप्त होता है। तो आदि गुण अवगुण पाए जाते हैं। अब आप इनकी ये अच्छी बातें कह लो चाहे बुरी बातें कह लो, लेकिन ये चीज़ें इस नौकरशाही में पाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट जो है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC जिसे आप कह सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद क्या चीज़ है ये देखिए पहले दो प्रकार की संस्थाएं हुआ करती थी। एक होता था आपका योजना आयोग, ये योजना आयोग, और दूसरा होता था राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। योजना आयोग योजनाएं बनाता था। अभी हमने देखा कि योजना आयोग अब नहीं रहा है, योजना आयोग के स्थान पे आ गया है अब नीति आयोग। ऐसी दशा में राष्ट्रीय विकास परिषद की जो भूमिका है वो थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि योजना आयोग द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती थी पहले, उनका ये अनुमोदन करता था ये राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके अलावा क्या क्या काम करता था तो हम इसके कार्य देख लेते हैं। राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण के लिए दिशा निर्देश तैयार करना, यानी जो देश के लिए जो भी योजनाएं बन रही है उनके लिए ये दिशा निर्देश तैयार करता है। ये कार्य जो अब नहीं रहा। योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत योजनाओं पर विचार विमर्श करना, उनको अनुमोदित करना, ये कार्य अब नहीं रहा, पहले था ये। योजना के क्रियान्वयन के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है इसका, कि कोई भी योजना जिसको क्रियान्वित करना, लागू करना, उसके लिए संसाधन चाहिए, धन चाहिए, साधन चाहिए, पैसा चाहिए। तो उसका अनुमान लगाती है ये कि भाई कितना चाहिए। साथ ही साथ अब कम पड़ रहा है तो उसमें अभिवृद्धि कैसे करें, इसके भी ये सुझाव देती है। विकास को प्रभावित करने वाली, देश के आर्थिक सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाली जो सामाजिक आर्थिक नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना। जितनी भी नीतियां हैं देश की, उनके ऊपर भी विचार करती है ताकि देश का विकास प्रभावित न हो। राष्ट्रीय योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा सफलता का मूल्यांकन करना, ये भी महत्वपूर्ण है। जो योजनाएं चल रही है, देखिए योजना बनाने का दिशा निर्देश देती है, योजना के लिए साधन कहाँ से आएंगे उस बारे में अनुमान लगाती है, योजनाओं को प्रभावित करने वाली नीतियों पर यह विचार करती है। अब कि इन योजनाओं की सफलता कितनी है, यानी योजनाएं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी सफल रही है, इसका भी ये मूल्यांकन करती है। और कमी आ रही है तो क्या करती है, अनुशंसाएं करती है, यानी सुझाव देती है।
और राष्ट्रीय योजनाओं की कार्यविधि का पुनर्वलोकन करना, यानी राष्ट्रीय योजनाओं को जो लागू किया जा रहा है, जिस विधि से लागू किया जा रहा है, जो विधियां अपनाई जा रही है, उसका भी पुनरावलोकन करना कि कहीं विधि लागू करने में तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण संस्था है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, विभिन्न कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं, वे राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। चलिए, अब ये कुछ बिल्कुल तथ्यात्मक प्रश्न हैं जो भी पूछे गए हैं, ये सारे आप ध्यान रखें। ये सारे प्रश्न जो हैं विभिन्न वर्षों की परीक्षाओं में इस प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं और ये उनके आदर्श उत्तर हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार करें क्योंकि ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो फिर देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई साहब? 15 मार्च 1950 को। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को हम जो है दिवस मनाते हैं इस निर्वाचन आयोग की स्थापना के लिए। इसके बाद नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 15 को, ये हम देख चुके हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। तो ये ध्यान रखें रिजर्व बैंक का। अगला पॉइंट ले लेते हैं, प्रशासनिक संस्थाएं। ये हमारा जो पेपर ही है भारत में प्रशासनिक संस्थाएं। तो प्रशासनिक संस्था का क्या अर्थ होता है ये देख लेते हैं कि ये किसी सरकार के संगठन और कार्यों से संबंधित होती है। पहली चीज़ तो सरकार के काम और सरकार का संगठन प्रशासनिक संस्थाएं हैं। कैसे है? जो सरकार के किसी विशेष प्रशासनिक कार्य को प्रभावी तरीके से संपादित करती है। सरकार का कोई न कोई काम इसको सौंपा जाता है और ये इसको बहुत ही प्रभावी तरीके से करती है, और इसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है? नागरिकों का कल्याण। अब प्रशासनिक संस्थाएं बहुत प्रकार की है, आगे हम देखेंगे। कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं, कुछ जो है संविधानेतर संस्थाएं हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, ये एक प्रशासनिक संस्था हम मानेंगे। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग ये प्रशासनिक संस्था मानेंगे। तो ये क्या है? CAG एक प्रशासनिक संस्था मानेंगे, ये संवैधानिक है। लेकिन उदाहरण के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, रेलवे बोर्ड, ये संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, पर ये भी प्रशासनिक संस्थाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हस्तक्षेपवादी राज्य जो हमने ऊपर देखा था, उसके विपक्ष में कोई 2 तर्क बताइए। तो विपक्ष में यह है कि यह व्यक्तिगत हित को हमेशा ऊपर रखता है, सामान्य हित है, यानी राष्ट्र के हित के। उसमें कहा ना कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दो कि वो क्या व्यापार करना चाहता है, क्या खरीदना चाहता है, क्या बेचना चाहता है, किस मात्रा में खरीदना बेचना है, इसके ऊपर सरकार किसी प्रकार का नियंत्रण न रखे। तो ऐसी दशा में व्यक्ति का हित सर्वोपरि हो गया और सामान्य हित गौण हो गया। दूसरा है स्वतंत्र बाजार और प्रतिस्पर्धा हानिकारक होती है। ये बाजार को बिल्कुल खुला छोड़ देता है और फिर गला काट प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि सरकार कोई हस्तक्षेप करती नहीं है बाजार के ऊपर। तो इसके कारण राज्य को, नागरिकों को विभिन्न प्रकार की हानियां भी हो जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। अभी हमने देखा लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, जिसका है कि जो देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उसके हितों का संवर्धन और संरक्षण करे। तो ये अपनी सीमाओं में रहने वाले नागरिकों के अधिकतम सुख और कल्याण को सुनिश्चित करता है। अपने नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ये क्या करता है? त्वरित उनके यानी तुरंत उनको न्याय उपलब्ध कराता है। कुशल व उत्तरदायी, आगे बढ़ते हैं हम, कुशल व उत्तरदायी प्रशासन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन उपलब्ध कराता है, यानी नागरिकों के आर्थिक सामाजिक कल्याण के लिए प्रत्येक प्रकार की चीज़ें उपलब्ध कराता है। अगली चीज़ देखिए, एकल कार्यपालिका। हम बहुल कार्यपालिका देख चुके हैं, जैसे भारत की मंत्रिपरिषद। तो उसमें क्या होता है? शासन की शक्तियाँ एकाधिक व्यक्तियों के पास होती है, इसमें शासन की शक्ति केवल एक व्यक्ति के पास होती है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका में मंत्रिमंडल होता है, लेकिन मंत्रिमंडल
वो नाम का मंत्रिमंडल है, एक्चुअली वो सारे मंत्री राष्ट्रपति के एडवाइज़र होते हैं, वो मंत्री नहीं होते हैं और केवल सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार वहाँ सर्वे सर्वा जो है राष्ट्रपति ही रहता है, जहाँ तक कार्यपालिका की बात है। अगला पॉइंट देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले प्रावधान। हमारे देश की जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता बनी रहे, इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? तो बहुत से प्रावधान संविधान में किए गए हैं जो आप देख सकते हैं कि उनकी नियुक्ति हेतु निश्चित योग्यताएं और प्रक्रियाएं हैं। पहले तो चीज़, किसी भी व्यक्ति को न्यायपालिका में जो है न्यायाधीश नहीं बना सकता है राष्ट्रपति, बल्कि उसकी कुछ योग्यताएं होती है और उसकी एक निश्चित प्रक्रिया भी होती है। निश्चित उनका कार्यकाल होता है, यानी उनका कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उनको नहीं हटाया जा सकता है। बहुत कम मामले होते हैं जब संविधान का अतिक्रमण हो, तो ऐसे मामलों में संसद में महाभियोग लाकर फिर हटाते हैं, बाकी ऐसे नॉर्मली उनको नहीं हटा सकते हैं। जैसे सामान्य कर्मचारी की ट्रांसफ़र कर देती है सरकार, ये इस प्रकार से उनका जो है नहीं हटाया जा सकता है। सेवा शर्तें और वेतन भत्तों में किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी जो उनके वेतन भत्ते पहले से तय हैं वही उनको दिए जाएंगे जब तक वो कार्य करेंगे, उनमें कमी नहीं की जा सकती। वो रिटायरमेंट के बाद अन्यत्र रोजगार नहीं प्राप्त कर सकते, यानी दूसरी जगह रोजगार किसी लालच में ना आ जाए, इसलिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। न्यायालय की कोई अवमानना करता है तो उसको दंड प्राप्त होता है। उनके आचरण पर किसी प्रकार की सार्वजनिक चर्चा नहीं की जा सकती है। इस वीडियो का हम अंतिम प्रश्न लेते हैं, बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में लेंगे। यही टॉपिक चलेगा, भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो ये अंतिम प्रश्न लेते हैं, उसके बाद फिर आगे के टॉपिक या प्रश्न जो है अगले वीडियो में लेंगे। समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, यानी सामाजिक जो असमानताएं हैं उनको दूर किया जाए। समाज के जो वंचित और कमज़ोर जो वर्ग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक और सामाजिक सुविधाएं प्रदान करने के विशेष प्रयास किए जाए। और समाज में साधनों व सुविधाओं का कैसा वितरण होना चाहिए? समान वितरण होना चाहिए, यानी समाज में असमानता दूर की जाए और समाज के जो कमज़ोर, गरीब, पिछड़े तबके के लोग हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाएं, तो आप देखेंगे कि ये समाज कल्याण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रोकेंगे अपने वीडियो को। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 26 से आगे तक के जो है हमारे, और बहुत से अभी इसमें हैं, लगभग इसमें 52 जो है इसमें पॉइंट्स हैं, तो उनके ऊपर चर्चा करेंगे। फ़िलहाल हम यहीं रोकेंगे और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जो हैं उनसे ये प्रश्न उठाए हैं और इनके आदर्श उत्तर लिखने का प्रयास किया है। आप इसको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि ये प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करना न भूलें, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल प्रकृष क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।